स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने रुंगी-कुत्ता-फेहलबर्ग मेथड को स्टडी करना है। ये न्यूमेरिकल मेथड है जिसकी मदद से हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह से हमने इससे पहले रुंगी-कुत्ता मेथड को स्टडी किया था तो उसमें K1, K2, K3 और K4 तक आ रहे थे। ये मेथड जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें K1, K2, K3, K4, K5 और K6 तक वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर हम देखें तो K1 जो है यहाँ पे ये इनिशियल स्लोप है, बिल्कुल स्टार्ट में, जिस तरह से पिछली दफ़ा बताया था आपको। और डिफरेंट स्लोप्स यहाँ पे दी गई हैं। स्लोप को मैं हर दफ़ा नहीं लिखूँगा, जस्ट इस दफ़ा लिख दिया है। ये वाली जो है ये आपके पास स्लोप है xn+h/4 पे। उसी तरह से ये xn+3h/8 पे स्लोप है। यानी अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं और इस स्लोप में हमने जो y की वैल्यू यूज़ की है उसमें हमने K1 और K2 दोनों का इस्तेमाल किया। उसी तरह से K4 जो है वो स्लोप है बिल्कुल एंड पे जाके, जहाँ पे हमारा इंटरवल ख़त्म होने वाला है 12/13h पे। K5 जो है हमारी फाइनल स्लोप है xn+h पे। और K6 जो है वो हमारी फिर से स्लोप है बिल्कुल मिडल में। ये हमारी जो है वो मिडल में स्लोप है xn+h/2 पे। और इस स्लोप को फाइंड करने में हमने पिछली स्लोप्स को यूज़ किया है, इसलिए हमने इसको आखिर पे रखा है। अब हमारे पास ये फाइनल रिज़ल्ट निकालने के लिए ये मेथड मौजूद है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल चीज़ है, आसान नहीं है याद रखने में। आपको वैसे चीज़ें कुछ बताता जाऊँ इसके हवाले से। एक तो ये चीज़ थी कि मैंने सोचा कि जो है सिलेबस में ये लिखा हुआ है तो मुझे थोड़ा सा आपको बताना चाहिए, वरना स्टूडेंट सोचेंगे कि सर ने ये टॉपिक नहीं करवाया। दूसरी बात ये है यहाँ पे कि कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ कि जो इस मेथड को सामने रखते हुए जिन बातों का ख्याल रखा जाता है। देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है ना h/4 आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी h/4 ही आएगा y n के साथ। यहाँ 3h/8 आ रहा है, यहाँ पे भी अगर ये जो h के साथ जितने भी k के साथ कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ना उनको ऐड करके देख लो आप। 3/32 को फ़र्ज़ करो आप 9/32 में ऐड करते हो तो ये एलसीएम लोगे और ऐड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12/32। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12, 4 8 32, तो ये 3/8 ही बनेगा। तो इन दैट सेंस ये जो सारे हैं इनको भी अगर एज ए होल सॉल्व करोगे तो आंसर 12/13 आना चाहिए। सिमिलरली इन सब को अगर आप एज ए होल सॉल्व करते हो इस तरीके से आंसर आपका 1 आना चाहिए, और इन सब को अगर एज ए होल सॉल्व करोगे तो आंसर 1/2 आना चाहिए। यहाँ पे h के साथ जो है वो स्लोप है और ये स्लोप की एक तरह से एवरेज ही है। एवरेज इस लिहाज से है कि यहाँ पे बहुत सारी स्लोप्स को हमने इंक्लूड किया है, कुछ के कोफिशिएंट्स प्लस हैं, कुछ के माइनस हैं। लेकिन जिस तरह से लास्ट टाइम हमने एवरेज फाइंड की थी ना, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये हमारे पास पिछला मेथड भी अभी तक लिखा हुआ है, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखें, ये एवरेज कैसे आती है कि अगर आप इन सब को ऊपर वाले कोफिशिएंट्स को ऐड करो तो आपके पास ऊपर भी 6 आ रहा है, नीचे भी 6 आ रहा है। तो एज ए होल अगर K1, K2, K3, K4 यहाँ से ख़त्म कर दें, रिमूव कर दें, तो h के साथ आपके पास 1 आ रहा है, इसके अंदर 1 बन रहा होगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको करके बता देता हूँ। मैं K1 K2 नहीं लिख रहा, तो यहाँ पे 1 + 2 + 1/6, तो ये सारा बराबर आ जाएगा 6/6 के, और ये फाइनली आंसर आ जाएगा 1 के बराबर। तो जब भी इस तरह से आप वेटेड एवरेज करोगे तो अगर उसमें K1, K2, K3, K4 आप नहीं लिखते तो आपके पास 1 आंसर आता है। उसी तरह से यहाँ पे अगर आप ये देख रहे हो चीज़, तो ये जो सारा लिखा हुआ है ना yn+1 के बाद h के साथ, इन सारों में आप चेक कर लो K1, K3, K4, K5 और K6 को हटा दो, तो बाकी चीज़ों को आप एज ए होल सॉल्व करोगे तो आपके पास 1 नहीं आएगा। तो ये सारी बेसिक से रूल्स होते हैं। इस तरीके से हम खुद से भी कोई मेथड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं होता मेथड को बनाना। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इससे एरर डेफिनेटली कम आएगा, और कम एरर जो है वो खाली काफ़ी नहीं है। देखें ना, जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है उसके मुकाबले में जो एरर में रिडक्शन आएगी मेरे ख्याल से वो उसको कंपनसेट नहीं करेगी। और उससे बेहतर होता कि अगर आप इम्प्रूव्ड आयलर मेथड ही यूज़ कर लेते
और नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो है वो आप ज़्यादा रख लेते हैं तो आपका एरर भी कम हो जाता है और आपको जो है वो कम्प्लेक्सिटी से भी कम से गुजरना पड़ता। तो बहरहाल इन अ वे ये कह लें कि जिस बंदे ने ये मेथड बनाया है, मेरी नज़र में कम से कम, हो सकता है कि मेरी इतनी अप्रोच नहीं है तो मैं समझ नहीं पा रहा, तो मेरी नज़र में इससे कोई ख़ास बेनिफिट नहीं मिल रहा इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स कैलकुलेशन में जाने से। सिर्फ ये है कि उसने एक मेथड बना लिया और उससे उसकी पब्लिकेशन हो गई है और इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है आपको अपने कैरियर में जब आप इस तरह की कोई चीज़ क्रिएट कर लेते हैं तो बस इतना ही है। अदरवाइज़ जो है वो मेरे ख्याल में बेस्ट मेथड जो है आपके लिए इम्प्रूव्ड आयलर मेथड है। अगर आपने एरर को रिड्यूस करना है तो आप मेथड को कम्प्लेक्स करके एरर को रिड्यूस ना करो, बल्कि आप जो है वो नंबर ऑफ़ स्टेप्स को इंक्रीज़ करो, या दूसरे लफ्ज़ों में एच को छोटा करो। अब हम आ जाते हैं इससे अगले स्टेप में कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे एच है ना, आपके पास ये वाला मेथड है, यही बहुत अच्छा मेथड है। अगर आप 0.00001 रख दोगे एच को, कंप्यूटर विद इन नो टाइम सॉल्व भी कर देगा, एरर भी आपका ना होने के बराबर हो जाएगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर हमने फ़र्ज़ करें कि हमने यही मेथड अप्लाई करना है तो स्टेप आपकी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको पेपर दिया गया है कि आपको कुछ प्रैक्टिस होनी चाहिए सी लैंग्वेज में चीज़ों को अप्लाई करने की, तो आप इसको खुद से अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये है कि यहाँ पे हमने K1, K2, K3, K4 लिए थे, अब आप K5, K6 भी ले लें और वैल्यूज़ यही हैं। यही चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है लेकिन सी लैंग्वेज की फॉर्म में लिखनी है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं यहाँ पे K2 के साथ H मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, स्टैरिक का सिंबल नहीं लगाया मैंने, यहाँ मुझे स्टैरिक लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 9/32 पहले कर लिया है, यहाँ पे मुझे जो भी चीज़ होगी वो बाद में डिवाइड करनी है, तो ज़रा से उस फॉर्म में लिखना है जस्ट, और कोई मुश्किल नहीं है। तो ये चीज़ लिख लिया आपने। उसके बाद नीचे जो इक्वेशन है y(x = y प्रीवियस प्लस h स्टैरिक, तो उसके अंदर भी आपने ये चीज़ लिखनी है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो बस इतना सा काम है, इस तरीके से ये अप्लाई हो जाएगा और आपका रिज़ल्ट जो है वो डेफिनेटली वो थोड़ा सा बेहतर तो आएगा, लेकिन जितना आपको काम करना पड़ेगा उसके लिहाज से तो बेहतर है कि आप यहाँ पे पॉइंट के बाद 6-7 ज़ीरो लगा दो। हो सकता है थोड़ा सा वेट करना पड़े आपको, एच में पॉइंट के बाद अगर आप ज़्यादा ज़ीरोज़ लगाते हो तो आपको वेट करना पड़ सकता है। समटाइम्स ये होता है कि कंप्यूटर फ़ौरन से नहीं आंसर देता, बल्कि 8-10 मिनट लग जाते हैं। तो वो 8-10 मिनट में आप अपनी चाय बना लो, कोई और काम कर लो और आपका एरर भी बिल्कुल कम आएगा, ना होने के बराबर। और अगर इस तरीके से आप करोगे, ये मेथड यूज़ करोगे, तो इसमें तो आपका 10 मिनट नहीं लगेंगे, आपको शायद आधा घंटा लग जाए टाइप करने में, और उसमें आप कोई काम भी नहीं कर सकते, आपकी एनर्जी भी कंज्यूम होगी और एरर जो है वो अल्टीमेटली डिपेंड करेगा एच पे। अगर आप एच बहुत बड़ा रखोगे, 0.1 रखोगे, तो मेथड जितना भी कम्प्लेक्स हो, आपका एरर जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट किस्म का आ जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको बहुत कुछ बताया है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ये था कि मेरे जहन में आया कि मैं कोई टॉपिक मिस ना करूँ, इसलिए मैंने ये आपको शो कर दिया कि आपके सिलेबस में है। और दूसरा ये है कि शायद इस वीडियो में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी बताई हैं जो कि आपको पता हों तो आप बहुत सारे मेथड्स को ज़रा बेहतर तरीके से अपने माइंड में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।